आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व। हम लोग आ गए थे मैग्नेटिज्म में, चुंबकत्व में आ गए हैं और विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे थे। इस यूनिट का नाम क्या था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पिछले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की थी कि कैसे विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। जैसे पहले माना जाता था कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन इस वाले टॉपिक से ये बात कंफर्म हुई थी कि विद्युत और चुंबक दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कहीं ना कहीं विद्युत की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है और चुंबक की वजह से विद्युत बनता है। ये बात इस टॉपिक में बात हुई थी, प्रयोग पढ़ा था आर्नस्टाइन का। आर्नस्टाइन ने 1820 में बताया था, ये बात स्पष्ट कर दी थी कि विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात निकल के आई थी कि जब किसी तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात सिद्ध की थी आर्नस्टाइन ने 1820 में, जिसकी कहानी हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखी है। पूरा इसका इंट्रोडक्शन दिया है। अगर इस चैप्टर को आगे आपको समझना अच्छे से है तो इसका जो पिछला वाला वीडियो है उसको आप देख के आइए और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, ताकि जब उसको आप पढ़ के आएंगे तो आज का वीडियो आपके लिए अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें उसी के आगे बात करनी है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व में, कि जब आर्नस्टाइन ने ये बात बता दी क्या कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब ये बात सिद्ध कर दी, ये देखा भी गया, एक चुंबकीय सुई, एक मैग्नेटिक नीडल के द्वारा चेक किया गया कि जब किसी धारावाही चालक तार के पास उस कंपास को लेकर जाते हैं तो वो सुई डिफ्लेक्ट होती है, विक्षेपित होती है, उसमें एक डिस्टरबेंस आता है। और ये पहले से क्लियर था कि वो चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र में ही डिफ्लेक्ट होती है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसकी वजह से भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अब आवेश कैसा है? गतिमान आवेश है। हमने स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि आवेश की 3 कंडीशनें होती हैं। जो हमारा आवेश होता है यानी चार्ज, या तो ये विराम में होगा जिसको आप रेस्ट कहते हो, यानी इसमें जो वेलोसिटी है इसके लिए u का मान, वेलोसिटी का मान 0 है। इसके लिए हमने पहले यूनिट पढ़ी थी स्थिर वैद्युत। तो आवेश ये क्या करता है? अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी ये पॉइंट आप याद रखें कि एक स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश, ये स्थिर आवेश क्या करता है? ये स्थिर आवेश अपने चारों ओर, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसके बारे में पढ़ा भी था हमने पीछे, कैसे करता है, क्या होता है, ये सब बातें हो चुकी थी। क्या उत्पन्न करता है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अगर इसी में गतिमान आवेश आ गया, गतिमान आवेश है, मूविंग चार्ज है, आवेश मोशन में है, तो क्या करता है? तो अभी आपने यहां देखा, जब आवेश मोशन करेगा, गति करेगा, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जैसे आवेश गतिमान होगा तो उस तार में करंट बन जाएगी, और जब करंट बन जाएगी तो उसके चारों क्या बन जाएगी? एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जो गतिमान आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो ही रहा था, ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगता अपने चारों। तो गतिमान आवेश क्या करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र
दोनों उत्पन्न करता है। ये कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न कर सकता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या दोनों, या इनमें से कोई। तो अगर गतिमान आवेश है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबक दोनों उत्पन्न करता है। और इस गतिमान आवेश में भी एक बात यह है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो नियत होनी चाहिए। इसका जो वेग है वो वेग नियत हो। अगर क्योंकि गति दो प्रकार से होती, एक नियत वेग से, एक समान जिसका एक्सेलरेशन शून्य हो, थोड़ा क्या हो, शून्य, कोई वेग में परिवर्तन ना हो रहा हो। तो तीसरी कंडीशन इसकी है, तीसरी कंडीशन है जब ये आवेश आपका त्वरित आवेश हो, त्वरित आवेश, एक्सेलरेटेड चार्ज हो। ये एक्सेलरेटेड चार्ज है जिसके पास एक्सेलरेशन है। यानी ए के पास, इसके पास क्या होना चाहिए, त्वरण होना चाहिए, इसके वेग में परिवर्तन होना चाहिए, वेग बदल रहा हो, वेग कांस्टेंट ना हो। यहाँ की तरह यहाँ वेग नियत था, यहाँ वेग कैसा हो, चेंज हो रहा हो, चेंजिंग वेलोसिटी भी कह सकते हैं इसको। वेलोसिटी कैसी हो, चेंजिंग है, जो समय के साथ चेंज हो रही। तो क्या होगा, तो ये आवेश इस विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकिरण उत्पन्न करता है। ये उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंगें, या इसको आप रेडिएशन या विकिरण कह सकते हो। ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता ही है, साथ में विकिरण उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। ये आवेश की तीन कंडीशनें होती हैं। जब वो स्थिर है, रुका हुआ है, तो अपने चारों ओर केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर वो आवेश गतिमान है तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और अगर त्वरित आवेश गतिमान है तो अपने चारों ओर विकिरण उत्पन्न कर देता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र साथ साथ में क्या उत्पन्न कर देगा, विकिरण। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। इसका आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो उसके। अब जब ये बात हो गई कि जो गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जैसा कि ऑस्टिन ने बता दिया कि जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, ये पता करने के लिए बायो-सेवर्ट ने नियम दिया है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। इसका नियम है बायो-सेवर्ट का नियम। क्या है नियम, देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम। इसको क्या लिखेंगे आप, तो बायो, इसमें टी साइलेंट रहता है, सेवर्ट, बायो-सेवर्ट लॉ। हमें पढ़ना है बायो-सेवर्ट लॉ। क्या कहा बायो-सेवर्ट ने, बायो-सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए नियम बनाया है। क्या नियम है, जरा समझेंगे उसको। बायो-सेवर्ट ने क्या किया, एक वायर लिया, ऐसे और भी हो सकता था, ये कोई वायर लिया और ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, तो इसमें प्रवाहित कर देते हैं करंट, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस तार की वजह से पूछा गया कि ये तार धारावाही चालक तार है तो निश्चित रूप से अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा। कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर क्या होगी, ये मैं पता करनी है। तो बायो-सेवर्ट ने कहा अगर ये L लंबाई का चालक तार है तो इस पूरे तार की वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताने में असमर्थ हैं।
एक साथ हम पूरे तार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस तार के किसी छोटे से खंड की वजह से, किसी एक पार्ट छोटे से, एक अल्पांश की वजह से, एक किसी अवयव की वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र कहीं भी आपको बता सकते हैं। तो लोगों ने कहा बताइए भाई इस खंड के बताओ, एक खंड बता दोगे, बाकी तुम निकाल लेंगे, छोटे खंडों को जोड़ देंगे, टोटल प्राप्त हो जाएगा, या इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तार का एक छोटा सा हम ये अल्प खंड काट लें, अल्प अंश भाग काट लें और इसकी सूक्ष्म लंबाई को हम dl मान लें। क्या मान लें? dl। l लंबाई पूरे तार की है और इस छोटे से अल्पांश की लंबाई dl है। आराम समझोगे तो पूरी बात समझ में आएगी। एक l लंबाई का तार है और इस तार का एक छोटा सा खंड काटा हमने dl, और इस dl की वजह से हमें कहीं भी अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालनी हो, मान लीजिएगा इस तार से r डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट P है, इस जगह पूछ दिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, और ये dl है ये r के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वो एंगल थीटा मान लिया। इस l लंबाई का जो अल्प खंड काटा गया dl, उस dl से r डिस्टेंस P पॉइंट पर हमें ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप इस P पॉइंट निकालते हो, यहाँ कोई पॉइंट लो, वहां निकाल सकते हो, कहीं भी आप निकाल सकते हो, हम बताएंगे भी इसको। पहले एक पॉइंट निकाल बताते हैं, फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ कैसे निकालेंगे, सारी बात बताते हैं। वीडियो को आराम से देखोगे पूरी बात समझ आ जाएगी। अब ये फिगर बना तैयार किया, इसकी भाषा में लिखेंगे कि माना हमने क्या था, पहले बायो-सेवर्ट के नियम बात थे। क्या कहा बायो-सेवर्ट ने? बायो-सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए नियम का प्रतिपादन किया, जिसको नाम दिया गया बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट क्या करते हैं, एक l लंबाई का धारावाही चालक तार लेते हैं जिस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस चालक तार का अल्पखंड dl है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात है। जब लंबाई बहुत सूक्ष्म है तो जो भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखा गया, उस सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर dB नाम दिया गया। dB क्या है? एक सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बायो-सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर देखा, क्या देखा जब एक्सपेरिमेंट किए, कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कुछ राशियों पर डिपेंड करता है, जिन राशियों के मान बदल देने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बदल जाती है, या तो उनके मान बदलने से बढ़ती है या उनके मान बदलने से घटती है। तो देखा क्या कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी वो किन किन राशियों पर डिपेंड करती है, आइए समझिए। तो बायो-सेवर्ट ने पहला एक्सपेरिमेंट अपना देखा और उस पहले एक्सपेरिमेंट में पाया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो इस तार में बहने वाली करंट पर निर्भर करता है। यानी धारा का मान बढ़ा देने से इस चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है और इस धारा का मान घटा देने से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घट जाता है। तो उन्हें कह दिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है dB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी धारा के ये समानुपाती। कौन? dB क्या है? इस अल्फ खंड की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अल्फ खंड dl के कारण, अल्फ खंड dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार में प्रवाहित धारा तार में जो प्रवाहित धारा है उस धारा I के समानुपाती है। जो चुंबकीय क्षेत्रता उत्पन्न हुई है वो तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लिया।
पहला एक्सपेरिमेंट में देखा बायोसेवर्ट ने ये बात। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या देखते हैं? सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्रफल होता है ये अल्पखंड पर भी डिपेंड करता है। मतलब इस dB का मान इस अल्पखंड dl के समानुपाती है। यानी अगर तार की खंड की लंबाई हम बढ़ा देते हैं तो dB का मान उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ जाता है। तो लिखेंगे चालक के कारण, चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पखंड चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी dB अल्पखंड dl के समानुपाती होती है। dl के समानुपाती होती है। तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जो dB है वो इस एंगल पर डिपेंड करती है। एंगल बढ़ने से मान बढ़ जाता है और ऐसा एंगल होता है साइन थीटा। जो साइन थीटा है हमें पता है साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है। अगर एंगल बढ़ा देंगे 30 अंश कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है, यानी बढ़ जाता है। अगर और एंगल बढ़ाते हैं 45 अंश तो इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाती है। 60 अंश करते हैं तो उसकी वैल्यू √3/2 हो जाती है और 90 कर देते हैं उसकी वैल्यू 1। 90 तो लगातार इसका मान बढ़ता जाता है। तो यहां देखा कि थीटा बढ़ने से, कोण बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। ऐसा साइन थीटा के लिए है, कोण बढ़ने से मान बढ़ता है। तो उन्होंने कह दिया जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो dl और r के जो बीच एंगल है उसकी ज्या के कोण यानी साइन के कोण के समानुपाती होगा। यानी आप लिख सकते हैं dB इज प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3। क्या लिखेंगे इसको कि चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको मैं dB कहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात dB अल्पखंड dl तथा r दूरी जो है के बीच के कोण, बीच के कोण यानी थीटा की ज्या के समानुपाती होती है। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट देखा। चौथे एक्सपेरिमेंट देखते हैं वो चौथा एक्सपेरिमेंट का ये आता है कि ये जो दूरी है इस पर भी डिपेंड करती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और क्या देखते हैं कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र से दूर जाते हैं, इस तार से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है और बहुत तेज घटता है, और जैसे तार के पास आते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। ये सुई के द्वारा भी देखा गया, चुंबकीय सुई के साथ में। तो इन्हें कह दिया जो dB है वो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात dB
दूरी r के वर्ग के, दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, यानी दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, दूरी घटने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। और थोड़ा वो नहीं, स्क्वायर में अगर दूरी दुगनी कर दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ जाएगा। दूरी 3 दूर चले जाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 गुना चुंबकीय क्षेत्र आपका बढ़ जाएगा। तो ये है, ये बायो सेवर्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और जो एक्सपेरिमेंट से इक्वेशन प्राप्त हुई इनको सबको एक साथ लिखा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट कामा सेकेंड कामा थर्ड व फोर्थ को एक साथ लिखने पर, जब एक साथ लिखा तो सब में dB 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 था, एक बार आ गया dB और इज प्रोपोर्शनल। पहले में था I, फिर था dl, फिर साइन थीटा और फिर 1/r²। इसको अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। पूरी फिजिक्स में आप देख चले आ रहे हो, कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट आता है। तो यहाँ कांस्टेंट लाते हैं बायो सेवर्ट μ0/4π I dl साइन θ/r²। ये एक फार्मूला निकाल देते हैं बायो सेवर्ट किसी चालक के अल्पखंड के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब यहां जो μ0 आया है ये क्या है, तो जो μ0 है ये है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। और इसका जो वैल्यू है पूरे μ0/4π की कांस्टेंट है, तो μ0/4π की वैल्यू है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये है बायो सेवर्ट द्वारा उत्पन्न किया हुआ फार्मूला किसी धारावाही चालक तार के अल्पखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर पूरे तार की निकालनी है तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे तार का मालूम हो जाएगा। तो ये फार्मूला d μ0/4π I dl sin θ/r²। इसमें बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप भी पूछा जाता है। तो सदिश रूप क्या है जरा इसको समझते हैं। बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप आइए जरा सदिश रूप क्या होता है, तो इसको हम सदिश रूप लेते हैं ऐसे, वेक्टर dB बराबर μ0/4π I क्रॉस dl। एक सेकंड I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाई r³। ये है वेक्टर फॉर्म। आपको कैसे बन गया वेक्टर फॉर्म, तो आइए समझिए। आपने पढ़ रखा होगा कि a क्रॉस b बराबर कक्षा 11 में पढ़ा होगा ab साइन थीटा होता है। अगर इसका वेक्टर आप खोलेंगे तो यही फार्मूला आपको मिल जाएगा। कैसे देखो, जब इसको आप खोलेंगे तो dB इसका परिमाण निकालेंगे बराबर μ0
अपान 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। जिस प्रकार से ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा है, तो डीएल क्रॉस आर बराबर हो जाएगा डीएल आर साइन थीटा। तो यहां लिखेंगे डीएल इंटू आर साइन थीटा। कहां से आया है? डीएल क्रॉस आर से। और डिवाइड बाई क्या है? आर क्यूब। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल, आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक आर से एक आर कट चुका है। यही बायो सेवर्ट का नियम आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा अदिश रूप में। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, इसका बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप है वेक्टर डी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यूब। डीएल क्रॉस आर क्या है? डीएल और आर के बीच का एंगल लेना होगा आपको। जो एंगल लेंगे कैसे लेंगे? डीएल और आर के बीच का लेना होगा। अब इस बायो सेवर्ट के नियम से आप निकाल सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि जो चुंबक यहाँ उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आपको एक नियम पढ़ना पड़ेगा, दाएं हाथ की हथेली का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है? इसको राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। इसमें राइट हैंड पाम रूल। अगर हमें यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मान ज्ञात हो गया कि इसका फॉर्मूला निकल के आ गया डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इस फार्मूले से हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी उसका परिमाण ज्ञात हो जाएगा। दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो दिशा ज्ञात करने दाएं हाथ के हथेली का नियम। क्या करना होगा? जो हमारा दायां हाथ है, इस दाएं हाथ के पंजे को पूरा फैलाना है, और दाएं हाथ के पंजे को पूरा फैला करके इस प्रकार रखना है कि जो हमारा अंगूठा है ये तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में हो। अंगूठा कहाँ हो? तार में प्रवाहित धारा की दिशा में हो। जैसे इस तार में ये धारा है तो ये अंगूठा इस दिशा में हो जाए, और जो फैली हुई उंगलियां हैं ये उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। जैसे इस पॉइंट पे ज्ञात करनी है, पी पॉइंट पर, तो धारा के सामने अंगूठा रखा है ऐसे, और इस पॉइंट पर क्या रखी? उंगलियां रखी। अब रखने के बाद क्या करना है? उंगलियों को कर्ल करना है, उंगलियों को धकेलना है, मोड़ना है, और जिस दिशा की ओर उंगलियां मुड़ेंगी वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो जैसे रखा हमने ऐसे उंगलियों को और ऐसे मोड़ा तो उंगलियां कहां जा रही? अंदर की ओर। तो इस बिंदु का जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कहां बनेगा? अंदर की ओर बनेगा। और अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। क्रॉस का मतलब है चुंबकीय रेखाएं ऐसे जा रहे हैं इस बोर्ड तल के लंबवत अंदर की ओर। और अगर हमें इस पॉइंट पर पूछा जाता, क्यू पॉइंट पर, कि यहां चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होगी, तो हमें फिर वही अंगूठा करना होता धारा दिशा में और फैली हुई उंगलियां लाते कहां? इस क्यू पॉइंट पर। अब उन्हें धकेलते उंगलियां कहां जाएंगी? बाहर की ओर। तो जब बाहर की ओर उंगलियां जाएंगे तो दिशा कहां हो जाएगी? ऐसे लंबवत बाहर की ओर। और बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम डॉट से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे? डॉट से। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नियम क्या बन गया? नियम एक बार फिर सुन लें। दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। देखिए, यदि अपने दाएं हाथ के पंजे को पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें
जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो उंगलियों को धकेलने पर या उंगलियों मोड़ने पर उंगलियां जिस दिशा की ओर मुड़ती हैं या घूमती हैं वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे और बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह मान लो धारा बह रही हो और इस पॉइंट निकालना हो तो धारा के सामने उठा रख देंगे ऐसे, और इस पॉइंट तो ऐसे में सीधी सा हो जाएगी। कहीं निकालना हो, यहाँ निकालना इस पॉइंट तो ऐसे रखा, तार धारा के सामने उठा और यहाँ पॉइंट रखी उंगलियां मोड़ेंगे, जिस उंगलियां जाएंगे वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इसका एक तरीका और भी है निकालने का दिशा, उसको हम कहते हैं दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। पेंच का नियम क्या है? जैसे हम लोग पेचकस लें, पेचकस से नट कसते हैं ऐसे, तो अगर हम पेचकस लें और उस पेचकस की नोक को डीएल और आर, जहां डीएल और आर मिले ये इस पॉइंट पर रखें ऐसे, और इस पॉइंट पर रखने के बाद क्या करना है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर पेचकस को घुमाएं। पहले वेक्टर को यहां हमने डीएल लिखा था, यहां देख सकते हो आप, पहला वेक्टर हमारा क्या था, ये डीएल था ये, और ये दूसरा क्या था आर। तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर घुमाएं, तो जब पेचकस रखा दोनों के इस पॉइंट पर, मिलने वाले पॉइंट पर, और फिर हमने पेचकस को घुमाया ऐसे, जब ऐसे घुमाओगे आप देखोगे ये पेचकस कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, यानी नट अंदर जा रहा है, तो चुंबकीय कहाँ हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर कहाँ मिलेगा, अंदर की ओर मिलेगा। अगर यही चुंबकीय क्षेत्र हम यहां निकालना चाहें क्यू पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगा, अब डीएल वेक्टर पहला, वार वेक्टर आर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वार। अब ये डीएल आर है तो डीएल से आर को घुमाएंगे, तो अब की बार ऐसे पेचकस बाहर की ओर निकलेगा, खुलेगा। आप चेक कर देख सकते हो, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे प्रैक्टिस कर देख लीजिएगा। जब यहाँ पिप निकालोगे तो ये डीएल है और ये आर है, और जब यहाँ रखोगे डीएल से आर, यानी पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर, जैसे घुमाओगे तो पेचकस अंदर जाएगा, आपका पेच अंदर कसेगा, तो दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। और जब यहाँ निकालने आओगे तो जब आप डीएल से आर घुमाओगे तो ऐसे बाहर की ओर आएगा पेंच, आपका दिशा कहाँ जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों तरीकों से हम चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करते हैं। सबसे बेस्ट आपका है राइट हैंड पाम रूल, इससे आप चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात कर सकते हो। और परिमाण कहाँ से ज्ञात कर सकते हो, बायो-सेवर्ट के नियम से। तो इस वीडियो में आपको बायो-सेवर्ट का नियम कैसे तीव्रता निकालते हैं, कैसे उसकी दिशा पता करते हैं, ये सब कुछ बताया है। वीडियो को अच्छे से वॉच करो, लास्ट देखोगे तो अच्छे से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।